आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा सारा लेटेस्ट वीडियो बीकॉम का, एमकॉम का सारा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, यह है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। यदि हमको लग रहा है कि हमारा कैपिटल मार्केट तक पहुंच आसानी से है तो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए मान के चलिए एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलता है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, मेरा रिश्तेदार बैंक में फाइनेंस मैनेजर है, जब चाहे मैं उससे पैसा जितना भी चाहे उठा के ले सकता हूँ, डिविडेंड डिक्लेयर कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो हम आसानी से ले आ सकते हैं। तो हमको यह भी फैक्टर प्रभावित करता है कि हमारा कैपिटल मार्केट में एक्सेस आसानी से है, हम आसानी से पैसे ला सकते हैं, तो डिविडेंड आप ज़्यादा भी डिक्लेयर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कहीं पे पूंजी चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस का, तो आपके पास तो है ही सोर्स कैपिटल रेज करने का। अब आइए लीगल कंस्ट्रक्ट्स। देखिए, कंपनी का जो होता है डिविडेंड्स के पॉलिसी को, उसके प्रावधान को, प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ही अनाउंस करती है या जो है सो कंपनी एक्ट 2013 में ही लिखा गया है कि कम से कम कितना डिविडेंड आपको डिक्लेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, आपको मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यह भी फैक्टर हमको प्रभावित करता है कि प्रोविजंस में, प्रावधान में क्या लिखा गया है कि कितना % डिविडेंड हमको डिक्लेयर करना है। उसके बाद है नीचे कॉन्ट्रैक्चुअल्स, अनुबंधित बंधन। तो ये जो है अनुबंधित बंधन, ये देखिए दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, किसमें किसमें, लीगल कंस्ट्रेंट्स वैधानिक बंधन एक है, कॉन्ट्रैक्चुअल्स कंस्ट्रक्शंस अनुबंधित बंधन। देख इसमें क्या है, जब हम कहीं पे जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, उदाहरण के माझे एक व्यक्ति था, वो गया अपने ए गया बी के पास लोन लेने के लिए, भाई साहब हमको बी लोन दे दो तुम, तो वो बोला नहीं मैं तुमको दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम हमको प्रॉमिस करो जब तक तुम मेरा इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर देते हो तब तक तुम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे, तभी मैं तुमको क्या करूंगा, लोन दूंगा। वो एग्री हो गया। अब देखिए, जब तक वो उसका लोन पेमेंट नहीं करेगा तब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो देखिए ये भी डिविडेंड के फैक्टर को प्रभावित कर रहा है, कहीं आप इस तरह का कॉन्टैक्ट तो नहीं किए हैं, ठीक है। अब आइए फाइनेंशियल प्लानिंग, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग पे, इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि भविष्य में हमको कितना फाइनेंस चाहिए, कितनी वित्त की आवश्यकता है, हमको वो फाइनेंस वित्त कहां कहां से आएगा, किस सोर्स से हम प्राप्त करेंगे और उसका हम उपयोग कैसे करेंगे, इस सब कुछ का प्लानिंग करना है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने प्लानिंग तो पढ़ा होगा शुरू में कि प्लानिंग क्या होता है, भविष्य में होता है, भविष्य में सारा प्लानिंग करते क्या करना है, नहीं करना है, कब करना है, कौन करेगा, इसका परिणाम क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि भविष्य में हमको कितना फाइनेंस की आवश्यकता है, हमको फाइनेंस कहां कहां से प्राप्त करेंगे, डिवेंचर से लेंगे कि शेयर से लेंगे, इशू करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म लेंगे कि लॉन्ग टर्म लेंगे, और उस फाइनेंस का यूज कहां कहां करेंगे, सारा कुछ करने से पहले एक प्लान बनाना ही कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब उदाहरण लेते हैं हम जियो का। आपको क्या लगता है अंबानी साहब के सपने में आया था कि कल से जियो सिम निकाल दो और उसको फ्री कर दो, डेटा उटा सब कुछ फ्री कर दो? नहीं जी नहीं, उन्होंने पिछले 6 महीने साल भरों से इस प्रोजेक्ट पे प्लानिंग कर रहा था कि मैं जो जियो का डेटा दूंगा फ्री, जो लोग ऑफिस जो 10 बजे निकलते थे वो सुबह 7 बजे निकलता था और 3 घंटे सिम लेने के लिए लाइन में खड़ा होता था, तब जाकर सिम लेता था, और उन्होंने बेनिफिट भी जम के बेनिफिट उठाया। और देखिए उन्होंने इतना डेटा फ्री दिया, क्या बिना पैसे का संभव हुआ? उन्होंने पूरा प्लान किया था कि हमको पैसा आएगा कहां से, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या प्लानिंग किया, हमको फाइनेंस क्यों चाहिए, उन्होंने सोचा कि भाई साहब हमको जियो का सिम फ्री डेटा देना है, फ्री सिम देना है। फिर उन्होंने सोचा कि पैसा कहां से आएगा, फिर उन्होंने बैंक से लोन लिया, फिर उन्होंने शेयर इशू किया, फिर वो फाइनेंस का उपयोग किया किसमें, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का कुछ प्रोसेस भी होता है क्या। आइए देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। मैं आपको बता दूं अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए यहाँ पे जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का जो डेफिनेशन लिखा हुआ, क्या लिखा है
कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज पर्टेन टू द फंक्शन ऑफ फाइनेंस एंड इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर। देखिए ये डिफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कि वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया को ही इसमें क्या कर दिया है, लिख दिया है। ये क्या है, पहला देखिए डिफिनेशन में वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। फिर क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। अब देखिए हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं फटाफट इस पॉइंट को। देखिए पहला पॉइंट क्या, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। देखिए आप जो फाइनेंस जो रेज करना चाहते हैं, आप जो फाइनेंस प्राप्त करना चाहते हैं, आप जो वित्त प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास कुछ उद्देश्य होगा ना। फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य हो सकता है, दो उद्देश्य हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑब्जेक्टिव होगा आपका, या तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑब्जेक्टिव होगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑब्जेक्टिव क्या था, वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑब्जेक्टिव कि हमको कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, उदाहरण के लिए हमको ये मशीनरी अच्छा से काम नहीं कर रहा है, हम चाहते हैं कि नया टेक्नोलॉजी का मशीन लें ताकि हमका प्रोडक्शन क्या हो, अच्छा हो, प्रोडक्शन हो सके, तो ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोसेस में देखिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस में पॉइंट वाइज ही चलेगा। पहला प्रोसेस है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, तो आप उसको दूसरा वाला पॉइंट पहले नहीं लिख सकते हैं, पहला वाला पॉइंट पहले, सेकंड वाला पॉइंट सेकंड में, थर्ड वाला पॉइंट थर्ड टाइम में। उदाहरण के लिए आपको खीर बनाना है तो पहले आप क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे कढ़ाई में, नहीं, उसका प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक उस तरह से प्रोसेस है प्लानिंग करने का, तो इसी प्रोसेस में चलेगा। दूसरा प्रोसेस क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। आप ऑब्जेक्टिव बना लिया, फिर पॉलिसी बनाइए कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर किस टाइप का चाहिए, कितना शेयर चाहिए, कितना डिवेंचर, इसका क्या पॉलिसी है। आपको फिक्स एसेट से संबंधित पॉलिसी क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल का पॉलिसी क्या है, कितना लिक्विडिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं, ज़्यादा तरलता चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं, और आपका लाभांश का नीति क्या है, डिविडेंड का पॉलिसी क्या है। ठीक है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है, देखिए तीसरा पॉलिसी क्या, जैसे मान के चलिए तीसरा प्रोसेस क्या है, जैसे मान के चलिए कि क्रेडिट पॉलिसी। दूसरा पॉइंट मान के चलिए, दूसरा क्या था मेरा, पॉलिसी डिटर्मिनेशन करना में, ये भी पॉलिसी हो सकता है, उधार देने का पॉलिसी। तो आपने उधार देने का पॉलिसी में उधार तो दे दिया। अब तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर कि आपने जो उधार दे दिया तो पैसे, यदि आपने उसको एक लेटर भेजा, ठीक है भाई साहब हमको पैसे दे दो, उन्होंने लेटर भी पैसा नहीं दिया, आपने फोन किया फिर भी पैसा नहीं दिया आपको, फिर आप उसको घर के जाके फिर भी पैसा नहीं दे रहा, तो आप फिर कौन सा एक्शन लेंगे, एक लीगल एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे कि भाई हमको डेटर पैसा नहीं दे रहा है। ये क्या, टोटल डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा फाइनेंशियल प्रोसेस। अब आइए हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आखिर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों हैं, क्या नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आइए इसको चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखिए पहला पॉइंट क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंसिंग में, ये है टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, समय पर वित्त उपलब्ध को सुनिश्चित कराना। देखिए यदि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे, ठीक है, तो जब हमको फाइनेंस की आवश्यकता होगा तो हम आसानी से फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि हम कोई प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो जब हमको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगा तो हमारे पास अवेलेबल होगा नहीं। जैसे मान लीजिए अपॉर्चुनिटी किसी को पूछ के नहीं आता है, अब हमके मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आया, हमारे पास फाइनेंस है, उस बिजनेस हम तुरंत क्या कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं। जैसे अभी जिस कंपनी, चाइना में देखिए, जिस कंपनी के पास अभी फाइनेंस अच्छा हो, क्या कर रहा है, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में क्या कर रहा है, अपना विस्तार कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, उसको मूव कर रहा है। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी को मूव कर रहा है। ठीक है, तो समय पर वित्त उपलब्ध करने में क्या सुनिश्चित करते हैं, हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे तो। दूसरा क्या, टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। यदि हम फाइनेंस का प्रॉपर बैलेंस करना चाहते हैं तो हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि जब चाइना में कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो इंडिया वाले कंपनी को, बहुतों कंपनी को पता था कि इंडिया में भी आ सकता है, चूंकि ये वायरस क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। तो उन्होंने फाइनेंस को जो अच्छे से बैलेंस करके चला, उसको लगा कि आने वाले समय में पैसे की दिक्कत हो सकता है, तो उन्होंने फाइनेंस अच्छा व्यवस्था कर लिया, अपना मैनेजमेंट कर लिया। और अभी ये नौबत है कि एम्प्लॉय को वर्क एट होम, घर पे काम करो, उसका सैलरी भी देना पड़ता है। तो सारा सिचुएशन क्या करा, आसानी से मैनेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, इसीलिए।
ये भी मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब आई इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व क्या होता है इसको देखिए। पहला पॉइंट क्या है, हेल्प्स टू द फेस द इवैल्यूटीज, संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक। देखिए हमारे बिजनेस में बहुत तरह की परिस्थिति आता है, ऐसा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आता है जहां पर हमको फाइनेंस की आवश्यकता होता है। यदि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो हमको उस समस्या को सामना करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है हेल्प्स इन द अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, व्यवसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायक। देखिए हम यदि प्लानिंग करते हैं, हमको पता रहता है कि आने वाले समय में हमारा इनकम का सोर्स क्या है, ठीक है, हमको कहाँ कहाँ पे पेमेंट करना पड़ा है, तो देख लेंगे कि हमारा कितना पेमेंट हो रहा है, हमारे पास इनकम का क्या सोर्स, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो हमको इसमें क्या होगा, हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट के समय पता चला एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास कभी नहीं आएगा। दूसरा हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, यदि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन सही रहेगा। ठीक है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे तो क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने डिसीजन लिया कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि उन्होंने बोला प्रोडक्शन बढ़ाना तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, वित्त की बर्बादी पर रोक में सहायक। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारा वित्त का बर्बाद नहीं होगा, हमारा फाइनेंशियल वेस्टेज नहीं होगा। जब हमको लग रहा है कि हमारे कंपनी में केवल, मैं उदाहरण दिया था, केवल एप्पल के लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, डेल के लैपटॉप से काम कर सकता है, तो क्यों फालतू में उसमें पैसे इन्वेस्ट करें। हम अननेसेसरी पैसे फंसा करके स्टॉक में क्यों रखें, हम फालतू में लिक्विडिटी तरलता बना करके क्यों रखें, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन क्यों न करें, वर्किंग कैपिटल ज्यादा से आवश्यकता से ज्यादा क्यों होना चाहिए। तो सारा प्लानिंग करेंगे तो हमारा फाइनेंस क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा। अब आइए, हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विथ फ्यूचर, वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक। देखिए प्लानिंग किया ही जाता है पास्ट के आधार पे। हम देख रहे हैं कि पिछले साल हमारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा था, तो हम इस साल प्रयास करेंगे वर्किंग कैपिटल हमारे पास कम रहे। पिछले साल मेरे पास स्टॉक बहुत पड़ा हुआ था, इस साल हम प्लानिंग करेंगे कि मेरा प्रोडक्शन कम हो, फालतू में स्टॉक मेरा पैसा फंसाना रहे। तो कहीं ना कहीं वर्तमान को भविष्य में जोड़ने में क्या करता है, सहायक करता है। छठा पॉइंट है हेल्प्स इन द क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखिए यह हमको एक लिंक प्रोवाइड करता है कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम फाइनेंस किस सोर्स से क्या करें, प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें हमको हेल्प करता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, जो ये फाइनेंशियल कंट्रोल है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड होता है हमारा, एक एक्चुअल होता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि उन्होंने स्टैंडर्ड तय किया था कंपनी ने कि हमको मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक ही क्रेडिट सेल करना है, क्रेडिट सेल करना है। उसका भी क्या होना चाहिए, डेटर टर्नओवर होना चाहिए, मतलब कि हमको डेटर जो है 3 महीने के अंदर पैसा पेमेंट कर देता हो। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है कि उसका एक्चुअल में देखता है कि डेटर 6 लाख 7 लाख 10 लाख तक पहुंच जाता है और साल पर 2 साल तक पैसे नहीं देता, उसका फालतू में पैसा फंसा रह जाता है, इसके ऊपर भी वो क्या करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और हम अब आगे बढ़ते हैं केस स्टडी को। मैं 2-3 केस स्टडी करूँगा। मैं केस